दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज मैं आपको सल्तनत कालीन इतिहास के बारे में कुछ बताऊंगा। मिनहाज व बरनी द्वारा दी गई सूची में केवल मलिक का उल्लेख मिलता है, तो हम मलिक के बारे में बात करते हैं। 13वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। बरनी और मिनहाज क्या कहते हैं कि जो 13वीं सदी थी उसमें सर्वोच्च सैन्य पद जो था वो मलिक का होता था। किसका होता था? मलिक का होता था। उसके बाद 14वीं शताब्दी के अंदर जब मंगोल दशमलव प्रणाली आई तो वहाँ पर खान का पद जो था वो सर्वोच्च हो गया था। क्या हो गया था? सर्वोच्च हो गया था हैसियत के मुताबिक, ठीक है। जिस तरह बलबन, अलमसबेग, मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खान कहा गया है, यानी इन तीनों के लिए उलूग खान की उपाधि दी गई थी। अगर बात करें हम खान की, यानी खान का मतलब होता था उलूग या अल्प यानी पहला। इसको बदलकर खाने खाना बाद में कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? खाने खाना, ठीक है। तो मोहम्मद बिन जो तुगलक था, ये था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके शासनकाल में खान को 7 ध्वजों का यानी 7 ध्वज लगाने की अनुमति थी, जबकि वहीं अमीर को 3 ध्वज लगाने की अनुमति थी। अब हम बात करते हैं युद्ध क्षेत्र में सेना की, यानी युद्ध क्षेत्र में जो सेना होती थी वो कितने पार्टों में डिवाइड होती थी। तो ये 5 पार्टों के अंदर डिवाइड होती थी। एक भाग होता था इसका मेमना बोलते थे दाएं भाग को, यानी जो दाएं तरफ होता था सेना की दाएं तरफ जो टुकड़ी होती थी उसको हम क्या बोलते थे? मेमना। मेसरा बोलते थे बाएं टुकड़ी को, यानी जो बाएं ओर से लड़ती थी, यानी जो बाईं ओर से लड़ते थे सैनिक। मुकादमा होता था अगला जत्था जो सबसे आगे होता था, वही जुनाहा होता था मिश्रित जत्था, जबकि शाखा पश्चातवर्ती रक्षक दल होता था। राइट। अब युद्ध उपकरण, यानी जो युद्ध में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की बात करें तो कुछ कंजीर एक उपकरण होता था, यानी पत्थर फेंकने वाली तोप के बराबर होते थे, यानी ये पत्थर फेंकने वाला एक तोप के समान हथियार होता था। वहीं चरख, मगरबी, मंजनिक जिसको गोफन भी कहते हैं, अराडा, ये युद्ध उपकरण थे। जबकि किला तोड़ने के लिए हमने वो सुल्तान, गरगज, सबत और पासेब नामक उपकरणों का प्रयोग किया करते थे सल्तनत काल में। 712 ईस्वी में अरब सेना ने जब सिंध पर आक्रमण किया तो उन्होंने नौफ्ता का प्रयोग किया, जो एक ग्रीक फायर था, यानी जिसको ग्रीक फायर बोलते थे। मैग्नलर, मांजनिक और मैगोनन, यानी मंजानिक को हम मगोन भी कहते थे। जो नौफ्ता था ये पत्थर फेंकने वाला होता था, ठीक है। और पत्थर फेंकने वाले सैनिक को नाफत अंदाजा कहा जाता था। क्या कहा जाता है? नाफत अंदाजा। भारत में सर्वप्रथम जो उपकरण बना वो करवा था। करवा युद्ध उपकरण बना था जिसको मोहम्मद गोरी ने प्रयोग किया था, ठीक है। सबसे पहले किसने उपयोग किया था? मोहम्मद गोरी ने। ताजुल मासिर, जो ताजुल मासिर हैं वो जो ताजुल मासिर हैं उसमें भारत में बने खंजरों की बड़ी प्रशंसा की गई। वहीं मार्को पोलो क्या कहते हैं कि जो इस्पात का निर्यात था वो लाहौर से होता था और किरामान में उससे तलवारें बनाई जाती थी, जिनकी ये बड़ी तारीफ करता है। वहीं फ़क्र मुदब्बिर क्या कहता है कि दमिश्क की स्टील होती थी जो उससे जो तलवारें बनती थी वो बहुत अच्छी होती थी, यानी उनकी ये तारीफ़ करता है और प्रशंसा करता है।
जो तलवारें होती थी उनका क्या नाम था? देखो, परालक, ताराउता, रोहिना, मोजदरिया, ये 4 तलवारों का जिक्र फ़क्र मुदब्बिर ने किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सैयद अबुल हसन अल इबादी राज्य के पैसों से अस्त्रों का व्यापार करता था, यानी हथियारों का व्यापार किया करता था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो अस्त्र शस्त्र का व्यापार था उसने बहुत विकास किया था। ठीक है, जो पायक व पायदाग होते थे ये पैदल सैनिकों को कहा जाता था। पायक या पायदाग, ये पैदल सैनिक बंगाल से आते थे। ठीक है, बंगाल से बहुत ज़्यादा इनको भर्ती किया जाता था। अख्तर खां का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय अलाउद्दीन को पायकों ने ही बचाया था। मुबारक खिलजी को जो गद्दी दिलाई थी उसमें पायकों का अहम रोल था। ठीक है, धनुर्धारी, धानुक, बहार, केवाती तथा 2 घोड़े वाले सैनिकों को मुर्तब कहा जाता था। बलबन ने क्या कहा था कि 6-7 हज़ार घुड़सवार हिंदू सेना को हरा सकते हैं। वह एक हाथी को 500 घोड़ों के समान मानता था। मोहम्मद बिन तुगलक के पास 3000 हाथी थे और इन 3000 हाथियों का जो अध्यक्ष था वो था सहनाए पील, उसको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सहनाए पील। इसी तरह 2 गुप्तचर होते थे जिनको यज्जी और तलह कहा जाता था। क्या कहा जाता? यज्जी और तलह कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम घोड़े दागने की प्रथा का प्रारंभ किया था। दाग प्रथा गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी के बाद क्या हुआ कि इन्होंने इस प्रथा को लागू किया। किसको? इस प्रथा को इन्होंने दाग प्रथा को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया था। और इन्होंने हुलिया यानी चेहरा कहलाए जाने लगा। क्या कहना चाहिए? हुलिया को क्या कहा जाने लगा? चेहरा कहा जाने लगा इनके काल में, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी के काल में। अगर हम किला प्रशासन की बात करें तो किला प्रशासन में सर्वप्रथम बलबन पहला ऐसा सुल्तान था। कौन? बलबन ऐसा पहला सुल्तान था जिसने किले बनाने पर ध्यान दिया था। उसने गोपालगिरी एवं दिल्ली के चारों कोनों पर, कहाँ पर? गोपालगिरी और दिल्ली के चारों कोनों पर भोजपुर, पटियाली, कंपिल, जलाली नामक किलों का निर्माण कराया था। ठीक है, सर्वप्रथम बलबन ने उत्तर पश्चिम में किले बंदी करवाई थी। कहाँ? उत्तर पश्चिम में, क्योंकि उस टाइम उत्तर पश्चिम में ही सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण होते थे और जब भी हमारे देश पर कोई आक्रमण हुआ है वो उत्तर पश्चिम से ही हुआ है। 1270 में लाहौर किले निर्माण का आदेश इन्होंने दिया था और जो किले का प्रमुख होता था उसको कोतवाल कहा जाता था या मुफरिद भी उसको कहा जाता था। यानी जो किले का मुख्य अधिकारी होता था उसको कोतवाल कहा जाता था, जबकि एक अन्य अधिकारी होता था उसको मुफरिद कहा जाता था। किले बनाने के लिए जो ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था या जिससे किले का खर्चा चलता था उस ज़मीन के टुकड़े को मफरूज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मफरूज। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा
पहला शासक हुआ जिसने स्थायी सेना की नींव डाली। उसके पास 4,75,000 अश्वरोही होते थे। बलबन की जो केंद्रीय सेना थी उसमें 2 लाख, जबकि अलाउद्दीन की जो सेना थी उसमें 3.5 लाख सैनिक होते थे। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक की जो सेना थी वो 9 लाख की थी और इन्होंने स्त्रियों को युद्ध में ले जाने पर रोक लगा दी थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने क्या किया था कि सैनिक पद को इन्होंने वंशानुगत बना दिया था। किसी भी सुल्तान ने तोपखाना नहीं बनवाया था, यानी तोपखाने की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। अगर अब हम बात करें अमीर वर्ग की, तो प्रथम इतिहासकार के.एम. अशरफ ऐसे हैं जिन्होंने अमीर वर्ग की ओर ध्यान दिया है, यानी जो तुर्की अमीर थे उनका अध्ययन इन्होंने किया है। अमीर जो है उमरा का बहुवचन है। अमीरों की उपाधियां खान, मलिक व अमीर होती थी। ठीक है। अब देखिए ये शासक और यहाँ पर ये अमीर। जो मोहम्मद गौरी के अमीर थे उनको मुइजी या मुरीद कहा जाता था। ठीक है। जबकि ऐबक के जो अमीर थे उनको कुतबी कहा जाता था। इल्तुतमिश के अमीरों को शमसी, जलालुद्दीन के अमीरों को जलाली कहा जाता था, जबकि अलाउद्दीन के अमीरों को अलाई कहा जाता था। ठीक है। इल्तुतमिश ने एक बार कहा था कि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा होती है कि मैं इनके हाथ पैर चूम लूँ, किनके? अमीरों के। इल्तुतमिश ने ही चालीसा का गठन किया था और अमीरों को खान कहा था। किसने? इल्तुतमिश ने अमीरों को खान की उपाधि देनी शुरू की थी। मंगोल बादशाह को खान कहा जाता है, यानी खकान कहा जाता था, उनको कान कहा जाता था, उसी से ये खान शुरू हुआ। मिनहाज क्या है? मिनहाज बताता है कि 25 शमसी गुलामों में अकेला हिंदू खान था। कौन? मिनहाज, यानी गैर तुर्क। रजिया के काल में अबिसिनियाई अमीर ने महत्व पाया, यानी याकूत ने। उसकी मृत्यु के बाद मुहज्जिब गजनवी सुल्तान निर्माता बन गया था, जिसको बलबन ने दबा दिया था। ठीक है। बलबन जो था पूरी दिल्ली में शक्तिशाली अमीर बनकर उभरा था। बर्नी ने इसको खुफिया कातिल कहा है। किसको? बलबन को। इनको अफगानों पर विश्वास था और उनके लिए इन्होंने जलाली दुर्ग प्रदान किया। अफगान से इन्होंने 3,000 सैनिक मंगवाए थे मेवातियों से लड़ने के लिए। ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके जो सर्वोच्च अमीर थे उनकी संख्या 48 थी, जिनमें इसके 7 सगे संबंधी थे। इन्होंने 3 शर्तें रखी थी, यानी जो सुल्तान है वो उनके धन का अधिकारी होगा। किनके धन का? अमीरों के धन का। अमीर सुल्तान से बिना पूछे विवाह नहीं कर सकते, यानी उनको पूछना पड़ेगा। और जो अमीरों का पुत्र होगा वह सुल्तान का दास होगा, यानी मृत्यु के बाद या जन्म लेने पर वो उनका क्या होगा? दास होगा। गयासुद्दीन ने अलाई अमीरों को ख्वाजा तास या सहदास की कोटि में रखा था। ठीक है।
मोहम्मद बिन तुगलक के अमीरों में विदेशी सूफी, बावर्ची, नाई आदि शामिल थे। ये विदेशी अमीरों को एजा कहा करता था और उन्हें 2 खिलत प्रदान करता था। मोहम्मद बिन तुगलक प्रतिवर्ष 2 लाख खिलत प्रदान करता था, जबकि फिरोज तुगलक को विदेशियों से कोई लगाव नहीं था। जो फिरोज तुगलक था ये उनको उच्च वेतन देता था और वजीर खाने जहाँ की जब मृत्यु हुई तो बहुत कर्ज छोड़कर गए थे। उसकी सालाना इनकम जो थी वो 13 लाख टंका थी, यानी 13 लाख टंका उसका वेतन था, पूरे ईरान के वार्षिक आय के बराबर। उस टाइम जो ईरान की वार्षिक आय थी उसके पूरे के बराबर था। ठीक है। बहलोल लोदी के अमीरों में लोदी, फार्मूली, नुहानी, शेरखानी आदि अमीर प्रमुख थे, यानी इन कबीलों को इन्होंने लोदी ने अपने अमीरों में प्रमुखता दी थी, जबकि न्याजी और शूरों को इन्होंने उच्च पदों से दूर रखा था। सिकंदर लोदी ने वृत्त दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने ऐसा कोई दृष्टिकोण अपनाया नहीं था कि मैं इसको वजीर अमीर बनाऊं या इसको बनाऊं। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।